Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. Today we will discuss about some properties of water. So let's start it. तो वाटर पीएच और एसिड बेस बैलेंस का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वाटर के बारे में हम जैसा कि जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है चार्ज भी मौजूद होता है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की क्लास में कहते हैं कि वाटर जो है एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसके जो इसके गिर्द पेयरिंग होती है एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की, वो 4 डायरेक्शन में जो है फैली होती है। अभी ये अरेंजमेंट जो है ये कुछ इस तरह होती है कि कुछ यूँ सपोज करने कि ये पंखे के 3 पार हैं, ठीक है, और सेंटर में इस तरह यूँ फोर्थ जो इसकी डायमेंशन होती है वो होती है। तो इस तरह इसकी टेट्राहेड्रल पेरेंस होती है और दो के दरमियान दो हाइड्रोजन एटम जो हैं इनके दरमियान इसका एंगल होता है 105 डिग्री। लेकिन जो आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो एंगल होता है 2 डायमेंशन या 2 जो साइड्स होती हैं उनके दरमियान वो 109 डिग्री होता है। अब वाटर के अंदर ये चेंज क्यों आ रहा होता है? क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो तरफ तो ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम की वजह से सपोज कर लें इसकी 2 डायमेंशन है। तो ऊपर की 2 डायमेंशन जो है इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं, जो ऑक्सीजन पे मौजूद होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के जो आखिरी शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना के टेन कर लेता है। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है शो करता है। तो उसके बाद क्या है कि वाटर जो है इस पर पॉजिटिव चार्जेज है और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हैं। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से ये सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर रहा होता है, ठीक है। सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और उसके अलावा इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल आ जाए जिसके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो तो उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना लेता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई और एटम आ जाता है, कोई अल्कोहल आ जाती है जैसे CH2OH। तो इसके ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। इस तरह ये जो वैरायटी ऑफ पोलर कंपाउंड जो हैं उनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है और उसकी हर जिनके अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो तो उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इसकी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। उसके बाद वाटर जो है इसके ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, पोलैरिटी है, पोलैरिटी की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हुई होती है। तो इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन ये भी है कि जो पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस होती है उसकी वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है इसको मेंटेन करने में हाइपोथैलेमस जो है वो अहम रोल जो है प्ले कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर थर्स्ट सेंटर होता है जो हमारी प्यास को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। जब बंदे को पानी की कमी हो जाए तो उसको प्यास लगती है, वो पानी पीता है। और उसके अलावा ADH हार्मोन है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। ADH हार्मोन क्या करता है? किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके ऊपर जाके एक्ट करता है, वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और यूरिन के अंदर जो वाटर का लॉस है उसको मिनिमाइज़ करता है। तो इससे रिलेटेड 2 कंडीशन भी होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस और एक होती है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होता है? सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर क्या होता है कि जो ADH हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन जो है ये कम हो जाती है। इसकी जब प्रोडक्शन कम हो जाती है तो किडनी ट्यूब्यूल्स पे इसका एक्शन वो भी कम हो जाता है, कम वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा वाटर लॉस होता है यूरिन के अंदर। तो इसको नाम देते हैं सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है कि जो ADH है वो तो नॉर्मल बन रहा होता है, लेकिन जो किडनी ट्यूब्यूल्स पे जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं उन पे इसका एक्शन जो कम हो जाता है। ओस्मो रिसेप्टर का डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस केसेस में जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, तो इसको हम नाम लेते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस का।
तो ये इससे रिलेटेड टू डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हम एक पोलर कंपाउंड के अंदर नॉन पोलर कंपाउंड को ऐड करें तो क्या होगा। वाटर एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। ये सपोज करें एक टैंक है, इसके अंदर हमने वाटर को डाला हुआ है। तो इसके अंदर हम डालते हैं एक नॉन पोलर कंपाउंड को। नॉन पोलर कंपाउंड को मैं सपोज करता हूँ दिस वन इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये एम्फीपैथिक कंपाउंड है, एम्फीपैथिक कंपाउंड, ठीक है। तो एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर पोलर रीजन और नॉन पोलर रीजन दोनों मौजूद हों। तो इसका मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो इसका हेड मैंने बनाया है, इसका ये जो हेड है ये पोलर है, ठीक है। और ये जो नीचे मैंने इसकी टेल्स सी बनाई है ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो अब इसको मैं वाटर के अंदर ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा। वाटर के अंदर भी मैंने इसको ऐड कर दिया, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल इसके मैंने ऐड कर दिए। तो क्या होगा कि जो पोलर इसके फेसेस हैं ये वाटर की तरफ मूव कर लेंगे, खुद को अरेंज कर लेंगे, और जो नॉन पोलर है वो वाटर से परे भागेंगे। तो अरेंजमेंट इनकी कुछ यूँ हो जाएगी कुछ देर के अंदर कि ये यूँ वाटर पड़ा हुआ उसी तरह। तो जो पोलर हैं ये बाहर की तरफ खुद को अरेंज कर लेंगे कुछ यूँ, ठीक है। और नॉन पोलर टेल जो है ये अंदर की तरफ यूँ खुद को अरेंज कर लेंगे और वाटर से खुद को परे धकेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है वाटर के अंदर जब हम एक एम्फीपैथिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों रीजन मौजूद हैं, उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें। तो पोलर एंड जो होता है वो वाटर की तरफ खुद को अरेंज कर लेता है और नॉन पोलर जो वाटर से अवे भाग जाता है। तो इसी तरह अगर एक एम्फीपैथिक कंपाउंड को हम नॉन पोलर की सोल्यूशन के अंदर डालें, सपोज कि ये एक नॉन पोलर सोल्यूशन है, ठीक है। नॉन पोलर के अंदर हम इसी तरह हम कंपाउंड को डालते हैं। तो नॉन पोलर के अंदर अरेंजमेंट क्या होगी कि नॉन पोलर के अंदर जो इसका पोलर एंड है वो नॉन पोलर से अवे भागेगा, तो पोलर सेंटर में अरेंज हो जाएंगे और जो नॉन पोलर है वो दूसरी तरफ जो है उसको अरेंज कर लेंगे, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है उसका रूल होता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अगर पोलर के अंदर नॉन एम्फीपैथिक कंपाउंड डाल रहे हैं तो पोलर रीजन वाटर की तरफ फेस करेगा और नॉन पोलर अवे भागेगा। अगर नॉन पोलर के अंदर एम्फीपैथिक डाल रहे हैं तो नॉन पोलर ही इसका हिस्सा उसका बाहर की तरफ होगा और पोलर जो है उसे अवे भागेगा। तो उसके बाद ये जो इसकी अरेंजमेंट होती है, हम जो नॉन पोलर कंपाउंड खुद को अरेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन का, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। उसके अलावा मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी इंट्रैक्शन पाई जाती है, उसमें आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे भी नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है। इसको हम नाम देते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम नाम देते हैं साल्ट ब्रिजेस का, ठीक है, साल्ट ब्रिजेस। उसके अलावा वांडर वाल फोर्सेस भी होती हैं मॉलिक्यूल के दरमियान। वांडर वाल फोर्सेस जो हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए सिग्निफिकेंट होती हैं, जैसे हम ने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि एक सपोज कि एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। इसके गिर्द एक और एटम आता है जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर साइडों पे इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इनकी रिपल्शन की वजह से जो दोनों एटम हैं ये डाईपोल्स बन जाते हैं, ठीक है। डाईपोल तो इनकी अरेंजमेंट कुछ यूँ हो जाती है, ये इस तरह इनके इलेक्ट्रॉन एक साइड पे दोनों के परें धकेल दिए जाते हैं और इस तरह ये डाईपोल की शक्ल अटेन कर लेते हैं और दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। ये जो टेम्परेरी डाईपोल बनते हैं नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर, इस की फोर्सेस को हम नाम देते हैं वांडर वाल फोर्सेस, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर एट अ टाइम डिफरेंट टाइप की फोर्सेज जो हैं वो ऑपरेट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे डीएनए की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि डीएनए के अंदर जो बैकबोन होती है डीएनए की, वहाँ पे शुगर होती हैं, शुगर के अलावा फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं, जैसे डीएनए का ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बैकबोन होती है, बैकबोन के अंदर शुगर जो है जुड़ी होती है, इस फॉर्म में शुगर होती है, ठीक है। शुगर के साथ ऊपर फॉस्फेट जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप और वो ऊपर फिर एक शुगर के साथ जुड़ा होता है। इस तरह इनकी बैकबोन के अंदर अरेंजमेंट चल रही होती है और इधर इनका बॉन्ड होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो यानी कि इनकी बैकबोन जो है कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनी होती है, लेकिन बेसिस जो है यहाँ पे आपस में इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए टू स्टैंड जो हैं जुड़े होते हैं। तो एट अ टाइम एक बायोमॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप की फोर्सेज जो हैं वो फंक्शनल होती हैं, वो काम कर रही होती हैं। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो वाटर जो है ये बॉन्ड्स की हाइड्रोलिसिस करवाता है, मतलब बॉन्ड को तोड़ देता है। तो इसमें क्या है, इसमें हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की एग्जांपल लेते हैं कि ये एक शुगर है, सपोज कि मैं कंप्लीट इसके एटम शो नहीं कर रहा, मैं जस्ट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो शो कर रहा हूँ।
यहाँ पे भी इधर शुगर है, सो ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर हम ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को हम ऐड करते हैं। अब वाटर क्या करता है, वाटर जो है अटैक करता है इसके कार्बन आइटम पे। सपोज कि यहाँ से इस OH ने ऑक्सीजन आइटम ने इसके कार्बन आइटम पे अटैक कर दिया, तो फिर क्या होता है कि इसका यहाँ से बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो OH है वाटर का, ये इस शुगर के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे OH आ जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर दूसरे शुगर के साथ जुड़ जाता है, और इसका भी इधर OH आ जाता है। क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि 2 शुगर जो है नियर बाय एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों के इस तरह OH जो होते हैं नियर बाय कार्बन पे OH इस तरह होते हैं, OH आपस में रिएक्ट करते हैं, और इनके रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल एक रिलीज होता है, और इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डिटेल्स कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से शुगर में कौन कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो इस तरह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा होता है। वो वाटर दोबारा इनके अंदर जब ऐड करेंगे तो वाटर जो है अटैक करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देता है। ये जो वाटर की मौजूदगी में बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, इसको हम नामते हैं हाइड्रोलिसिस का। और वाटर जो है ये न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, वाटर न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग मतलब कि इसका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। हाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन एटम पे, इधर पार्शियल पॉजिटिव है, इधर पार्शियल पॉजिटिव है। तो जो हाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, ये इसको बनाता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, यानी कि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव लविंग है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव पे अटैक करता है। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, या कार्बन हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये, अब इस पर ये अटैक करेगा, ठीक है। अगर कार्बन पॉजिटिव आ जाता है उस पर अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये मुख्तलिफ कंपाउंड के अंदर बॉन्ड्स की हाइड्रोलिसिस करने का रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। तो अब सवाल उठता है कि जो वाटर है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ है, उसके अलावा ये अमाइनो एसिड के जो जो बॉन्ड्स होते हैं उनको भी तोड़ता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है अमाइनो एसिड के दरमियान बनते हैं, जैसे अमाइनो एसिड CH NH2, और इधर R होता है इस साइड पे NH2 CH COOH R। सपोज अब ये 2 अमाइनो एसिड मैंने बनाया, इनका अमाइड बॉन्ड बनता है जिसको हम नामते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। वो किस तरह बनता है कि R होता है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर इसका बॉन्ड होता है NH के साथ, उसके बाद CH COOH और R। यहाँ पे इसका बॉन्ड होता है ये वाला अमाइड बॉन्ड, ठीक है। अब इस अमाइड बॉन्ड पे वाटर जो है वो अटैक कर सकता है। वाटर किस तरह अटैक करता है कि वाटर का हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लियस लविंग है, तो इसका नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है इस कार्बन आइटम पे आके अटैक करता है, और ये जो बॉन्ड इसका नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है इसके नतीजे में, और एक हाइड्रोजन इस NH को मिल जाता है, और दोबारा ये वाला अमाइनो एसिड रिकवर हो जाता है, और OH जो है वो इस कार्बन के साथ लग जाता है, और यहाँ पे दोबारा COOH ग्रुप जो है वो बन जाता है। तो इस तरह वाटर जो है अमाइड बॉन्ड की भी हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड की भी हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि एक सेल के अंदर नॉर्मली वाटर जो है मौजूद होता है, उसके अंदर शुगर्स भी मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद होती है, तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हो रही होती। तो इसका आंसर ये होता है कि सेल के अंदर वेरियस एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएजेज होते हैं, हाइड्रोलेजेज होते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है ये टाइटली रेगुलेटेड होती है, यानी कि रैंडमली ये पड़े होते हैं। इनकी एक्टिविटी जब ज़रूरत पड़ती है तब इनको इंक्रीज़ किया जाता है एक्टिविटी को, जब ज़रूरत नहीं होती तो इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस वजह से जब हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत ही नहीं तो एंजाइम जो है इनएक्टिव पड़े होंगे। तो इसकी वजह से अगर सेल के अंदर हाइड्रोलिसिस हो भी रही है तो उसका रेट बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल रेट होगा, और जब हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत होगी तब रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न है कि नॉर्मली हाइड्रोलिसिस जो है सेल के अंदर नोटेबल नहीं होती, जब ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोलिसिस की तब ही हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। उसके बाद बुक पे आ जाएं तो ये वाटर pH का चैप्टर 2 है हार्पर का, ठीक है। यहाँ से हमने पढ़ा है इसका बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस वाटर की। आप देख लेनी है कि वाटर जो है सबसे ज़्यादा अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वाटर बैलेंस इन बॉडी के अंदर टाइटली रेगुलेटेड होता है ADH की वजह से, उसके अलावा हाइपोथैलेमस की वजह से। उसके अलावा जो बफर होते हैं ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर उसकी pH को 7.35 से 7.45 तक मेंटेन करते हैं। और एसिडोसिस होती है, अगर 7.35 से pH कम हो जाए, और अल्कालोसिस हो जाती है अगर 7.45 से pH जो है ज़्यादा हो जाए। उसके बाद वाटर जो है आइडियल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है। क्यों सॉल्वेंट है? क्योंकि सब्सटेंस को डिजॉल्व कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, इन विस्कोसिटी, इन प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद बताया गया इंट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है उनको इन्फ्लुएंस करता है। जस्ट रीड कर लेना। उसके बाद ये टेबल जो है इनको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आगे आ जाएँ। तो
यहाँ पे बताया गया है कि अगर मॉलिक्यूल को ऐड अप करेंगे आप पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, किस तरह उसको अरेंज करेगा। उसके बाद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का बताया गया। उसके भी यहाँ पे एंट्रोपी चेंजेस और एंथैल्पी चेंजेस के बारे में बताया गया है। इन चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनको नहीं करना, जस्ट रीड करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है और सॉल्ट ब्रिजेस जो है इसको यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद वंडर वाल फोर्सेज हैं, इसको भी रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेज हैं, इसमें डीएनए की एग्जांपल दी गई है, किसी के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, जिसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही होती है। उसके बाद वाटर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से वाटर जो आगे एमाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है, इनकी हाइड्रोलिसिस करता है। और हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे सवाल जो है वो यहाँ पे है कि हाइड्रोलिसिस वाटर का रहा होता है, लेकिन नॉर्मल सेल में हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हो रही होती। तो उसकी रीज़न ये है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है, इस वजह से हाइड्रोलिसिस जो है नोटेबल नहीं होती। तो जो इतना हमने इस लेक्चर में हमने पढ़ा है, इसको जस्ट आपने यहाँ से रीड करना है, ठीक है। इनकी कम जितना मैंने बताया उतना याद करना है, प्रॉपर्टीज़ को मतलब जहन में रखना है। ज़्यादा इसकी डिटेल्स में जाने की, कम्प्लेक्सिटी में इस टॉपिक की जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको जस्ट इसको रीड करें और मेन प्रॉपर्टीज़ को अपने जहन में रखें। थैंक यू।